हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईडियम और फ्रेजेस की हमारी सीरीज चल रही है और इसमें वही ईडियम और फ्रेजेस लिए जा रहे हैं जो पिछले 10 वर्षों में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ मैं क्या कर रही हूँ, सिमिलर मीनिंग वाले ईडियम को भी ले रही हूँ। तो हो क्या रहा है, एक वीडियो में अगर हम 6 से 7 ईडियम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम 20 to 25 ईडियम्स कवर करके चल रहे हैं। तो आप अब तक समझ सकते हैं कि अगर 4-5 वीडियोस आ गई हैं तो कितना लार्ज नंबर हमने ईडियम्स का पढ़ लिया है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, इसका मीनिंग क्या होता है? बाल बाल बचना, यानी किनारे से ही जीतना, किनारे से ही नैया पार लगना। ठीक है। बेयरली मैनेज टू डू समथिंग, आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, इससे बहुत आसानी से समझेंगे। द टीम वन द मैच बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ, जो टीम थी उसने मैच कैसे जीता? बिल्कुल किनारे से जीता, बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ। अब टीथ की स्किन कितनी होगी, कितनी ही मोटी होगी अगर होती तो? बाय द स्किन, बिल्कुल नाम मात्र की। ठीक है। अ क्लोज शेव, ये आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल ही क्लोज शेव है, इससे ज्यादा और शेविंग क्या करेगा कोई बंदा? ठीक है। अ नैरो एस्केप, है ना, दोनों मीनिंग सेम आ रहे हैं, ये आपने पढ़े भी होंगे। क्लियर है। बी अ हेयर्स ब्रेथ, अब ये हेयर, एक बाल की चौड़ाई कितनी होगी? एक बाल की चौड़ाई, वही मीनिंग आ रहा है ना, बाल बाल बचना, किनारे से ही नैया पार होना। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, इसके पीछे कहानी है लेकिन उसको समझने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी समझ में आ रहा है। कोई तलवार है, किसी के सिर पे एक धागे से बंधी हुई लटकी हुई है। ठीक है। तो कितना बड़ा खतरा है, यानी कि वो धागा कभी भी टूट सकता है और वो तलवार सीधे सिर पे गिरेगी। तो है ना, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर। तो खत्म होने की कगार पर यानी हैंगिंग बाय अ थ्रेड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं बी अ हेयर्स ब्रेथ का। द कार मिस्ड हिटिंग द पेडेस्ट्रियन बाय अ हेयर्स ब्रेथ, इट वॉज अ क्लोज शेव। क्लोज शेव यानी दोनों ही इडियम हमने यूज कर लिए हैं। कार ने पदयात्री को बस बाल बाल ही छोड़ा है, वरना उसको बहुत तेज की टक्कर लगती। इट वॉज अ क्लोज शेव, ये बिल्कुल किनारे से ही बचा है। नेक्स्ट, द मेयर्स पॉलिटिकल फ्यूचर हैज बीन हैंगिंग बाय अ थ्रेड सिंस द फ्रॉड स्कैंडल। देखिए, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, मेयर का जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म होने की कगार पर है। कब से? सिंस द फ्रॉड स्कैंडल, जब से फ्रॉड स्कैंडल हुआ है तब से उसका करियर हैंगिंग बाय अ थ्रेड, हैज बीन हैंगिंग बाय अ थ्रेड, यानी कि खत्म होने की कगार पर है, यानी कि उसके सिर पे तलवार लटकी हुई है। ये भी तो हम हिंदी में बोलते हैं ना, सर पे तलवार लटकी हुई है, यानी कि खतरे की घंटी है। क्लियर है। अब एक इडियम और है जो बिल्कुल इसी से निकला हुआ है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ठीक है। और वो थ्रेड से किसकी तलवार लटकी हुई थी? डेमोक्लिस की तलवार लटकी हुई, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। तो फिर एक काम करते हैं, उसको और देख लेते हैं। जरा मैं इसको इरेज कर दूं। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस यानी इस डेमोक्लिस की तलवार, हैंगिंग बाय अ थ्रेड जो दूसरा इडियम इससे बना, खत्म होने की कगार पे, यानी कि बहुत खतरा, बहुत खतरे की तरह। मीनिंग वही है, खतरे की तरह। अब देखिए, अभी तक यहाँ थे हम कि बाल बाल बच रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा मीनिंग अलग हो गया कि खतरा, बच किससे रहे? खतरे से बच रहे हैं। अब ये यहाँ पर है कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पर, वो वाला मीनिंग दे रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे लेके चलते हैं साथ में, समझ लेना। द फियर ऑफ फेलिंग एग्जाम्स हंग लाइक अ सॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस ओवर स्टूडेंट्स। एग्जाम में फेल होने का जो फियर था वो स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे लटका हुआ है? सॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस की तलवार, जैसे डेमोक्लिस की तलवार लटकी हुई थी ना, जो घोड़े के बाल से बंधी हुई थी, तो वो भी खतरा ही था ना। तो उसी तरीके से वो जो फियर है एग्जाम में फेल होने का, वो स्टूडेंट्स के ऊपर मंडरा रहा है। क्लियर है। बर्न योर ब्रिजेस, बर्न योर बोट, बर्न योर शिप्स। कहने का मतलब ये है कि ये सभी वो चीजें हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है। और इनके बाद आप इन्हें बर्न कर दो। एक नदी को क्रॉस किया, उसके बाद आपने पुल को जला दिया, तो वापस कैसे लौटेंगे? यानी अपने वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर लेना, तो वो होता है बर्न योर ब्रिजेस। कभी ये भी आ सकता है बर्न योर बोट, बर्न योर शॉप लिख दिया, सॉरी, शिप। ठीक है। बर्न योर शिप। तो कहने का मतलब ये है, ये रिश्ते नातों में भी आएगा। कोई ऐसा डिसीजन ले लेना कि उससे ना फिर जो गुंजाइश है रिश्ते में वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। टू मेक अ डिसीजन दैट्स इरिवर्सिबल, वापस जाने के रास्ते बंद कर देना। इरिवर्सिबल हो गया ना, इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना किया जा सके।
अब ये देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, नेवर बर्न योर ब्रिजेस बिटवीन योर सेल्फ एंड योर नेबर्स बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू विल नीड देम इन द फ्यूचर। देखिए, जो भी आपके पड़ोसी हैं और आपके बीच का जो रिश्ता है ना, उसे हमेशा बरकरार रखें, कभी उसे जलाने की कोशिश ना करें, खत्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि नहीं पता फ्यूचर में कब आपको उनकी जरूरत पड़ जाए। क्लियर है? यानी कि पड़ोसी से हमेशा अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए। किक डाउन द लैडर, किक डाउन द लैडर। अब कहीं आप ऊपर चढ़े, आपको एक लैडर की जरूरत थी, ऊपर चढ़ने के बाद आपने क्या किया, उस लैडर को लात मार दिया, यानी किक डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया। अब आप ऊपर से नीचे कैसे आएंगे? यानी अपने वापस जाने के रास्ते सारे बंद कर लिए, है ना। तो ये रिश्ते नातों में भी हो सकता है, और कोई ऐसा लाइफ का डिसीजन जो करियर रिलेटेड हो या कहीं भी हो। किक डाउन द लैडर, बर्न योर ब्रिजेस, एक ही है। कट ऑफ ऑल टाइज, टाइज का मतलब ही होता है बंधन, अपने बंधन रिश्ते नाते सारे खत्म कर लेना, यानी सारे रिश्ते नाते। क्रॉस द रूबिकॉन, यानी कि बगावत करना। अब ये रूबिकॉन को समझते हैं। रूबिकॉन ना इटली की एक नदी है। जूलियस सीजर के बारे में आपने पढ़ा होगा। जूलियस सीजर जब एक अपनी सेना को लेकर आ रहा था, तो उसे ना ये रूबिकॉन रिवर को क्रॉस करना था। अब जूलियस सीजर एक रोमन था, तो उसे ना रोमन सीनेट से परमिशन लेनी होती है, अदरवाइज अगर आपने परमिशन नहीं लिए तो ऐसा माना जाएगा आप बगावत कर रहे हैं, यानी उनके खिलाफ हैं, विद्रोह छेड़ दिया है आपने। तो वहां पर उसने कोई परमिशन नहीं ली और रूबिकॉन रिवर को क्रॉस कर लिया। तो जब से फिर उसके बाद युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो तब से ना क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब ये हो गया आपने बगावत कर दी, ये इडियम आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, वंस यू सबमिट योर रेजिग्नेशन यू क्रॉस्ड द रूबिकॉन, देयर इज नो गोइंग बैक। एक बार आपने अपना त्याग पत्र रेजिग्नेशन दे दिया तो आपने क्या हुआ, बगावत कर दी, फिर आपका वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्रॉस द रूबिकॉन यानी कि बगावत करना। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है बैड आयन। आयन अगर बैड हो, जंग लगा हुआ हो, तो नुकसानदेह होता है। अगर उससे हमारी चोट भी लग जाए तो हम क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। यानी बैड आयरन है तो बुरा ही हमारे लिए, वो बैड लक साबित हो सकता है। तो इसका मीनिंग आता है बैड लक। एक तो ये हो गया, और बैड आयन हम उस पर्सन को भी कह देते हैं जिसके आने से बैड लक आ जाए। कहने का मतलब है, हिंदी में बोले तो मनहूस या अशुभ, ठीक है। लेकिन ये वर्ड अच्छे नहीं लगते, आप समझिए जो ट्रबलसम हो या हार्मफुल हो। कहने का मतलब है जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, या कुछ ना कुछ उसके काम ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो ही जाती है, तो वो होता है बैड आयन। अब दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। He lost his job and his car broke down on the same day. Definitely a case of bad iron. उसने अपनी जॉब छोड़ दी, मतलब उसकी जॉब चली गई और उसकी कार भी खराब हो गई उसी दिन। तो डेफिनेटली अ केस ऑफ बैड आयन। ये तो डेफिनेटली एक कैसा मामला था, बैड लक वाला ही मामला था। नेक्स्ट देखिए, शी ट्राइड टू अवॉइड बीइंग लेबल्ड एज बैड आयन बट हर एक्शंस कॉज्ड प्रॉब्लम्स। वो हमेशा कोशिश करती है अपने ऊपर से ये लेबल हटाने का बैड आयन का, कि लोग उसे कहते हैं भैया ये तो कुछ जब आएगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वो बहुत कोशिश करती है कि लेबल उसके ऊपर से हट जाए, लेकिन उसके एक्शंस हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। वो काम ही ऐसे करती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्लियर है? सेम मीनिंग देगा आपका बैड एप्पल, खराब एप्पल, है ना। बैड आयन, बैड एप्पल, बैड है तो फिर बैड लक ही है, आराम से याद हो जाएगा। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, शीप सारी वाइट है, उसमें कोई ब्लैक शीप आ जाए यानी कि कलंक लग गया, है ना। बिल्कुल धब्बा अलग ही दिखाई दे रहा है। जो कुल पर कलंक हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए कलंक साबित हो, उसे कहते हैं ब्लैक शीप। रॉटन एग, रॉटन एग यानी कि सड़ा हुआ अंडा, तो सड़ा हुआ अंडा तो बदबू ही करेगा, खराब ही होगा ना, बैड लक ही रहेगा उससे। तो लूज कैनन, अब कैनन क्या होती है, तोप होती है। अगर वो ढीली हो तो क्या चांसेस रहेंगे भाई, उसमें से गोला निकलने के चांसेस रहेंगे ना, खतरा रहेगा। तो लूज कैनन यानी कि कोई व्यक्ति जो ना जरा सा ट्रिगर करने पे ही बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को लूज कैनन कहते हैं। कि उसे जरा सा कोई बस कुछ कह दे, वो तो बस फटने को तैयार रहता है, लूज कैनन। तो लूज कैनन का एग्जाम्पल है, बी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद हिम, ही इज अ लूज कैनन एंड कुड से समथिंग टू ऑफेंड द क्लाइंट्स। भाई उससे डील करते हो ना थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि वो ना कभी भी फट सकता है, वो एक लूज कैनन है।
एंड कुड से समथिंग टू ऑफेंड द क्लाइंट्स, और ऐसा कुछ भी कह सकता है जो क्लाइंट को बुरा लग जाए, वो ऑफेंड हो जाए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कई बार क्या होता है, हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है कि हमें लगता है कि कितना बुरा हुआ, लेकिन बाद में पता लगता है कि अरे ये तो हमारे अच्छे के लिए था, तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी कि जो ब्लेसिंग है, वरदान है, वो वेश बदल कर आया है। क्लियर है। समथिंग दैट सीम्स बैड, इसका इंग्लिश में मीनिंग जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि कई बार ना मीनिंग ही पूछा जाता है एग्जाम में। समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। यानी कि शुरू में तो बुरी दिखती है, अनलकी दिखती है, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या निकलता है, अच्छा। अब एग्जाम्पल देखिए, मिसिंग द ट्रेन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर रोहन। अब रोहन के लिए ट्रेन को मिस करना एक वरदान बन गया। कैसे? एज ही अवॉइडेड द रेल एक्सीडेंट दैट अकर्ड लेटर दैट डे, क्योंकि उसने वो रेल की दुर्घटना को अवॉइड कर दिया जो उसी दिन हो गई थी बाद में। यानी कि जिस ट्रेन से वो जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके लिए तो ब्लेसिंग हुआ ना ये, कि भाई उसने ट्रेन मिस कर दी। उस समय लग रहा होगा उसे, बताओ मेरी ट्रेन मिस हो गई, कितना बुरा हुआ, बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्लाउड होते हैं काले, और काले बादलों को हमेशा बुरा समय से ही जोड़ा जाता है। काले बादल यानी कि बुरा समय है जो चला जाएगा, बादल हट जाएंगे। अब उसमें जो बिजली चमकती है, जरा सी चमक, यानी कि वो हो गई आशा की किरण। तो काले बादलों में भी, यानी कि बुरे समय में भी, एक आशा की किरण होती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। अगर लाइफ आपको लेमन्स देती है, नींबू देती है, तो क्या करो, नींबू पानी बना लो। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज लाइफ में मिल रही है ना, उसको एज अ ब्लेसिंग समझो और उससे कुछ ना कुछ अच्छा करो, उसे ब्लेसिंग बना लो अपने लिए। अ ब्लेसिंग इन द रफ। अब ब्लेसिंग इन द रफ, ये तो सेम ही मीनिंग हो गया। ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, रफ यानी कि कुछ रफ होगा, जो बुरा सा लगे, तो वही उसमें ब्लेसिंग है। अ स्ट्रोक ऑफ लक, एक लक का झटका, यानी कि जो लकीली कुछ हुआ है लेकिन वो झटके से हुआ है, स्ट्रोक आया उसका, ठीक है। शुरू में बुरा लगा लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आया है, दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बलून है। अब बलून को फुलाने के लिए कितनी हवा उसमें फिल करनी है, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। अगर ज्यादा फिल करेंगे तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, वो है ना, फट जाएगा हमारा जो बलून है। तो अब हमें ना इसे ऐसे समझना है जैसे कोई मामूली सा मुद्दा है और उसे ना बड़ा चढ़ा के बता दिया, यानी कि राई का पहाड़ बनाना, वो होता है ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी कि उसका प्रोपोर्शन इतना नहीं है, वो इतनी सी बात है और उसको बताया कितना जा रहा है, इतना बताया जा रहा है, बड़ा चढ़ाकर। पहाड़ बनाना, इसका हिंदी मीनिंग भी लिख लो। बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज। ऐसे बिहेव करना जैसे कि कोई चीज पता नहीं कितनी भयंकर हो गई है, जबकि मामूली सा मुद्दा है, कुछ बात भी नहीं है, और उसका इतना बड़ा बवाल मचा दिया, ठीक है, राई का पहाड़ बना दिया। एग्जाम्पल देखिए, द मीडिया हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ ब्लोइंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड क्रिएटिंग अननेसेसरी पैनिक अमंग द पब्लिक। मीडिया पर राई का पहाड़ बनाने का आरोप लगा है, कौन से टॉपिक को, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना उसने पब्लिक के अंदर पैनिक क्रिएट कर दिया। इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मीडिया ने उसे बना दिया। क्लियर है। तो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इसे तो आप समझ ही गए होंगे, राई का पहाड़ बनाना बहुत ईजी है। मैग्नीफाई आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मैग्नीफाई क्या होता है, मैग्नीफाई ग्लास तो देखा ही होगा ना आपने, जो हम छोटे छोटे बारीक चीजों को देखने के लिए करते हैं जिससे बड़ा दिखाई देता है, यानी बढ़ा देना उस प्रोपोर्शन को, जो मुद्दा जितना सा है ना उसको बढ़ा देना, वही बात हुई मैग्नीफाई आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मेक अ फस ओवर नथिंग, फस यानी कि बवाल मचा दिया और है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है लेकिन उसके ऊपर बवाल मचा दिया। ओवर स्टेट द केस, स्टेट माने क्या होता है, कहना, कथन, स्टेटमेंट इसी से तो बना है ना, स्टेट यानी कहना। अब कोई जो केस है मामले को, उसको ओवर स्टेट कर दिया, यानी कि कुछ ज्यादा ही कह दिया, बड़ा चढ़ाकर कहना। वर्कड अप ओवर नथिंग, यही बात हो गई। मेक अ फस ओवर नथिंग, ओवर स्टेट द केस, सेम है, कोई अंतर ही नहीं है, सारी सेम है। मच आडो अबाउट नथिंग, ये एक शेक्सपियर का ना एक कॉमेडी है, मच आडो अबाउट नथिंग इसी नाम से है उसका। उस कॉमेडी का मतलब ही यही है कि जरा सी की चीज के ऊपर उसे सिर्फ बवाल ही मचाया जा रहा है, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, क्योंकि वो कॉमेडी है।
और कुछ नहीं है। तो उसका ये नाम है, ठीक है, ये उसका टाइटल है। तो इसे भी ईडियम की तरह यूज कर रहे हैं। द मीडिया कवरेज ऑफ द स्मॉल इवेंट वॉज मच आडो अबाउट नथिंग। वो जरा से स्मॉल इवेंट यानी छोटे से इवेंट की जो मीडिया कवरेज थी वो क्या थी, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। आपने मीडिया वालों को तो देखा ही है, छोटी छोटी खबरों को कितने जो दिखाना चाहिए वो तो दिखाते नहीं, उसके अलावा सारे बवाल मचाते हैं। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और है, स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप यानी चाय के कप में स्टॉर्म, तूफान। वही चीज होगी, चाय के कप में सिर्फ चाय होती है, तूफान थोड़ा ना होता है, यानी वही बवाल मचा देना। एग्जाम्पल देखिए, द आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स ओवर हु एट द लास्ट कुकी वॉज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। दो फ्रेंड के बीच जो आर्ग्यूमेंट था वो क्या था, देखिए लास्ट कुकी किसने खाई है। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट होता है, ये क्या है, स्टॉर्म इन अ टी कप, फालतू की बात का बवाल है ना, स्टॉर्म इन अ टी कप। बैड ब्लड यानी बुरा खून यानी कि नफरत वाली बातें, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ इल विल, एंगर, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी बिटवीन पीपल। लोगों के बीच जो गुस्सा है, बुरी चाह एक दूसरे के लिए, थोड़ी सी नफरत, शत्रुता, वो सब क्या होता है, वो बैड ब्लड होता है ना, एक तरीके से नफरत समझ सकते हैं। द टू बिजनेस पार्टनर्स हैव हैड बैड ब्लड सिंस दे डिसएग्रीड ओवर द कंपनीज स्ट्रैटेजी। जो दो बिजनेस पार्टनर्स थे अब वो क्या है, एक दूसरे के दुश्मन हैं, जब से वो कंपनी की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिसएग्री हुए हैं, है ना। तो तब से उन दोनों में क्या हो गए, मतलब एक वो शत्रुता हो गई, दुश्मनी हो गई। हार्ड फीलिंग्स, अब दोनों के लिए दिल में क्या है, एक दूसरे के लिए हार्ड फीलिंग्स है, यानी बुरी भावनाएं हैं, है ना। बहुत, अब अच्छी भावना को क्या कहते हैं, सॉफ्ट फीलिंग्स। उस किसी के लिए अच्छी भावनाएं होना यानी सॉफ्ट फीलिंग्स, हार्ड फीलिंग्स यानी कि बुरी भावनाएं। तो इन दोनों में अब क्या है, बुरी भावनाएं हैं एक दूसरे के लिए। एट ऑड्स, इसको तो समझ जाएंगे, जो इवन नहीं है एक दूसरे से, ऑड पर है, तो मैच ही नहीं करेंगे, उनकी बातें मैच ही नहीं करेंगी, तो यानी बिना बात की बहस रहेगी या कुछ ना कुछ लड़ाई ही रहेगी। द टू कंपनीज एट ऑड्स फॉर ईयर्स, दोनों कंपनियां सालों से विरोध में है एक दूसरे के, है ना। एट लॉगर हेड्स, अब लॉगर हेड समझते हैं। पुराने समय में क्या होता था, लॉग यानी जो लकड़ी का पूरा एक लट्ठा होता है, उसको ले जाने वाले या उसको काटने वाले कहे जाते थे लॉगर। तो उसके लिए ना उनके पास एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती थी, तो उनकी कुल्हाड़ी को कहा जाता था लॉगर हेड। जब दो लकड़हारे होते थे, अब उनमें ये बहस हो जाती थी कि इस लट्ठे को, यानी लकड़ी का जो लट्ठा है, इसे किधर की तरफ ले जाना है, तो उनमें बहस हो जाती थी। तो वो क्या करते थे, जो लॉगर हेड यानी कि अपनी कुल्हाड़ी होती थी ना, उसमें गाड़ देते थे, तो एक दूसरे के अपोजिट गड़ जाती थी, वो उधर को खींच रहा है, वो उधर को खींच रहा है, हो क्या रहा है, दोनों में फालतू की बहस हो रही है, टाइम खराब हो रहा है, वही मुद्दा है। एट लॉगर हेड्स यानी कि फालतू की बहस, मूर्ख से बहस एक तरीके से। तब से ये ऐसे आ गया कि इनका तो कोई मुद्दा नहीं है, जबरदस्ती की फालतू की बहस में लगे हुए हैं दोनों। नो लव लॉस्ट, अगर इसको हम ऐसे पढ़े तो लग रहा है कि नो लव लॉस्ट, कोई प्यार खोया नहीं है, यानी कि बहुत प्यार है। अब इसको समझने के लिए ना यहाँ पर कॉमा लगा दो, नो लव, कोई प्यार नहीं है, जो था वो सब खो गया, अब डिसलाइक करते हैं, ठीक है। नो लव लॉस्ट, कोई प्यार नहीं है, कोई लव नहीं है, अब डिसलाइक करते हैं एक दूसरे को। क्लियर। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड यानी कि चमक, ब्लू हम कहते हैं, नीला रंग कहते हैं नीले आसमान को, ठीक है। अब नीला आसमान है यानी कि कोई बादल ही नहीं है, बारिश होने के या बिजली कड़कने के तो कोई आसार ही नहीं है दूर तक, और उसमें कोई बिजली कड़के एकदम से, तो वो क्या होगा, हमारे लिए शॉकिंग होगा, सरप्राइजिंग होगा। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, तो ये वहां से इडियम आया है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग, सरप्राइजिंग इवेंट। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज ऑफ हिज रेजिग्नेशन केम आउट एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू टू एवरीवन इन द ऑफिस। उसके त्यागपत्र की जो खबर थी वो कैसे आई ऑफिस में, हर किसी को कैसे मिली, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि वो हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी, शॉकिंग थी, सरप्राइजिंग थी। आउट ऑफ द ब्लू सेम मीनिंग है, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्लाइंड साइड, ब्लाइंड साइड यानी कि अचानक से ऐसा कुछ सरप्राइजिंग या शॉकिंग होना कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एकदम से डर गए, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, समझ ही नहीं आया क्या करें, तो शॉकिंग, सरप्राइजिंग, ब्लाइंड साइड, बिल्कुल
अंधा सा कर देना, इतना शॉकिंग होना। ड्रॉप ऑफ बॉम्ब शेल, अब बॉम्ब का कुछ जो शेल होता है सिर्फ खोखला, अगर वो ही फेंक दे तो कैसा लगेगा, शॉकिंग हो जाएगा, है ना, वो ही इतना डरावना होगा। ये भी वही है। अब इसे देखिए, थ्रो अ कर्व बॉल, देखिए जब क्रिकेट होता है या बेसबॉल होती है, अब उसमें ना बॉल को घुमाकर स्पिन करते हुए ऐसे कर्व बनाते हुए फेंके, बॉलर है फेंकने वाला है वो इस तरीके से फेंके और वो स्पिन करते हुए जाए, तो यानी कि जो बैटर है, जो बैट्समैन है ये कह लो, वो शॉक हो जाए कि मैं कैसे मारूं, कैसे हिट करूं, ये अनएक्सपेक्टेड हो, है ना, तो वही मीनिंग आया थ्रो अ कर्व बॉल। द वेदर थ्रू अस अ कर्व बॉल व्हेन इट स्टार्टेड स्नोइंग इन मई, अब मौसम ने हमें क्या किया, सरप्राइज कर दिया, शॉकिंग कर दिया भाई। मई में जब बर्फबारी होने लगी तो मौसम ने हमें क्या कर दिया, एक शॉक दे दिया, हमें तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कहीं से कहीं। नेक्स्ट, स्प्रिंग अ सरप्राइज, स्प्रिंग किसी चीज में लगा तो उसका क्या काम होता है, झटके से ऊपर को उठना, है ना, झटके से कोई चीज फेंकना, तो स्प्रिंग अ सरप्राइज यानी कि एक सरप्राइज दे रहे हो लेकिन झटके से, वो भी एक शॉक की तरह ही हो गया ना, स्प्रिंग अ सरप्राइज, स्प्रिंग कर देना उसको एकदम से। सडन एज अ फ्लैश, फ्लैश यानी एक चमक की तरह, अचानक से कुछ चमका और गायब, ऐसा शॉकिंग था, है ना, सडन एज अ फ्लैश, वही मीनिंग है। कम फ्रॉम लेफ्ट फील्ड, राइट साइड बोलते हैं, अब जो हमारे सपोर्टर हैं और जो हमें अपोज करते हैं हम उसको बोलते हैं लेफ्ट फील्ड, ठीक है। अब लेफ्ट फील्ड से कोई चीज आ रही है तो वो शॉकिंग ही होगी, है, ये हमारे फेवर में या इनके कमेंट्स हमारे लिए आए तो ये तो बहुत शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, अच्छे कमेंट्स की बात हो रही है। तो हर कमेंट्स केम आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड, उसके कमेंट्स तो सरप्राइजिंग थे, अनएक्सपेक्टेड थे, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।